यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। देखिए श्रोताओं, इससे पहले मैंने एक कहानी प्रसारित की थी, पीतम साहूकार की कहानी। उसका पहला भाग मैं आपकी सेवा में प्रसारित कर चुका था, या उसका दूसरा शीर्षक था राजा गिलंद और साहूकार की पत्नी। और उस कहानी का पहला भाग मैं प्रकाशित कर चुका था, इस वीडियो बना करके प्रसारित कर दिया था। और उसका दूसरा भाग उस कहानी का आज मैं आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हूं। और उस वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप पीतम साहूकार कहानी भाग फर्स्ट को जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही शानदार और अच्छी कहानी है। कहानी के दोनों भाग पूर्ण हो जाएंगे। तो देखिए श्रोताओं, आइए मैं कहानी का अगला भाग पूरा करता हूं। मैंने पहले भाग में बताया था कि जो साहूकार की पत्नी थी वह चलते चलते राजा गिलंद के बाग में पहुंच जाती है। और राजा गिलंद जब साहूकार की पत्नी से रानी बनने का प्रस्ताव रखता है तो साहूकार की पत्नी पीतम साहूकार की पुत्री राजा गिलंद से कह देती है कि महाराज, मैं आपसे शादी तब करूंगी जब ये महल फूट जाएगा और ये बगीचा है, ये बाग है, ये कट जाएगा और इसमें नए वृक्ष लग करके नए फल लग जाएंगे और ये तुम्हारा महल पूरा टूट करके दूसरा नया बन जाएगा। राजा गिलंद तो उस साहूकार की पत्नी पर आसक्त हो गया, बड़ी सुंदर थी। इसलिए राजा गिलंद ने अपने समस्त नगर में ये आदेश प्रसारित करवा दिया कि राजा के यहां सभी को काम करना है और उन्हें मजदूरी दी जाएगी। राजा का किला तोड़वाया जाएगा, राजा का बाग कटवाया जाएगा। राजा ने कई नौकर लगा दिए और राजा ने आदेश प्रसारित कर दिया कि किले को तोड़ा जाए और इस बाग को काटा जाए। तो राजा की सेना, सेवक और नौकर बहुत थे, तो राजा के बाग को काटने लगे, काट करके वृक्षों को ले जाने लगे, लकड़ियों को अपने घर ले जाने लगे, राजा के किले को तोड़ने लगे, क्योंकि राजा का आदेश था। श्रोताओं, इधर राजा गिलंद का किला टूट रहा है क्योंकि साहूकार की पत्नी पतिव्रता थी, तो उसने अपना धर्म बचाने के लिए राजा गिलंद से बहुत बड़ा प्रस्ताव रखा था। अब इधर का हाल सुनिए। जब वह साहूकार का पुत्र और वह नाई दोनों उस निर्धारित स्थान पर आ गए जहां राजकुमार से मिलने का वायदा किया था। तीसरे दिन राजकुमार भी अपनी पत्नी को लेकर के लौटता है, तो उस स्थान पर अपने मित्र साहूकार के पुत्र और उस नाई को खड़ा देखता है। तो राजकुमार साहूकार के पुत्र से कहने लगा कि मित्र, तुम्हारी बहू कहां है? क्या उन्होंने बहू को नहीं भेजा? तो अब साहूकार क्या जवाब दे? उससे पहले नाई लपक करके कहने लगा कि महाराज, हे राजकुमार, वह औरत बदचलन थी। जब ये बात राजकुमार ने सुनी तो राजकुमार कहने लगे, कैसे? कि जब मैं और ये तुम्हारा मित्र साहूकार का पुत्र हम वहां पहुंचे थे पीतम नगर में, तो कुआं पर हमें इसकी पत्नी पानी भरते हुए मिल गई और हम पानी पीने गए। हमने उससे थोड़ी हंसी मजाक की तो उसने हमें अपमानित कर दिया, फटकार करके भगा दिया। राजा कहने लगा, फिर क्या हुआ? और वह फटकार करके अपने घर चली गई। और जब दूसरे दिन हमने उसे भेजने के लिए कहा तो पीतम साहूकार ने अपनी पुत्री को हमारे साथ भेज दिया, परंतु उसने हमें अपमानित किया था, इसलिए उसको हमने वन में छोड़ दिया अकेला। राजा का पुत्र कहने लगा, अरे मूर्ख नाई,
और मूर्ख साहूकार, तू ये नहीं जानता कि उस तेरी पत्नी को क्या ये पता था कि तू उसका पति है? उसने तुझे अपमानित किया, क्या उस समय वो ये जानती थी कि तेरे साथ उसका विवाह हुआ है कि नहीं महाराज? क्या पहले कभी परिचय हुआ था कि नहीं महाराज? तो फिर जब तुम एक लड़की से मजाक कर रहे हो, उसे छेड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो वो तुम्हें अपमानित नहीं करेगी तो क्या पूजेगी? उसने तो तुम्हारे साथ अच्छा किया, तुम तो पीट देने चाहिए थे। अरे मूर्खो, तुमने बहुत गलत काम किया है। राजा उस नाई से कहने लगे कि नाई, मैं तुझे राज्य में चलते ही फांसी पर चढ़वा दूंगा। नाई कहने लगा महाराज, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारे मित्र ने ही तो उसे छोड़ा था। साहूकार के लड़के से पूछा तो अब वो क्या जवाब दे? राजा का पुत्र उस नाई से कहने लगा, नाई ध्यान रखना, राजकुमारी को, जो राजा की पत्नी थी, राजकुमार की पत्नी थी, कि इसको लेकर के तुम राजधानी पहुंच जाओ और महाराज से कहना कि तुम्हारा पुत्र और साहूकार का पुत्र 6 महीने में लौटेंगे, किसी कार्य से गए हुए हैं। राजकुमार अपनी पत्नी जो राजकुमारी थी उसे समझा देता है कि राजकुमारी, मेरे इस मित्र की पत्नी इन्होंने जंगल में छोड़ दी थी और उस पत्नी को खोजने के लिए हमें जाना होगा, इसलिए तुम इस नाई के साथ राजमहल चली जाओ और वहां बड़े आराम से रहना, मैं बहुत जल्दी ही लौट आऊंगा। और नाई को राजकुमार ने हिदायत दे दी कि नाई ध्यान रखना, मैं आते ही तुझे फांसी पर चढ़वाऊंगा। नाई राजकुमार की पत्नी को लेकर के चल देता है अपने नगर के लिए, और उधर देखिए राजकुमार उस साहूकार को लेकर के उस क्षेत्र में पहुंचता है जहां रथ को छोड़ा था, जहां साहूकार की पत्नी और रथ दोनों छोड़ दिए थे वन क्षेत्र में। राजा का पुत्र कहने लगा, मित्र ये बताओ कहां छोड़ी थी तुमने तुम्हारी बहू? तो साहूकार कहने लगा कि मित्र इस स्थान पर, कि चलो खोजते हुए खोज लगाएंगे, उसको खोजेंगे, वो कहां गई, क्या किसी हिंसक पशु ने मार दिया या कहीं चली गई? देखिए श्रोताओं, वो जो साहूकार की पत्नी थी बड़ी चालाक थी, बहुत होशियार थी, तो उसने जो साड़ी पहन रखी थी विदाई के वक्त, उस साड़ी को फाड़ फाड़ करके उसके टुकड़े करके डालना आरंभ कर दिया। कुछ आगे राजा और साहूकार का पुत्र चले तो एक साड़ी की चीर मिली, एक साड़ी का टुकड़ा मिला। राजा का लड़का कहने लगा, देखना साहूकार, क्या ये तुम्हारी बहू की साड़ी है? कि हाँ महाराज, ये उसी की साड़ी का टुकड़ा है। तो उस साड़ी के टुकड़े के पीछे पीछे वो टुकड़े गिरते हुए चले जा रहे हैं और राजा का पुत्र और साहूकार का पुत्र उस साड़ी के टुकड़ों का निशान लगा करके चलते चले जा रहे हैं और चलते चलते उसी गिलंद शहर में आ जाते हैं, राजा गिलंद के यहां। राजा गिलंद का तो किला फूट रहा था। राजा गिलंद ने तो बाग को कटवाना आरंभ कर दिया, किले को तोड़वाना आरंभ कर दिया था और बहुत भारी भीड़ राजा के किले पर लगी हुई थी। कोई फलों सहित वृक्ष को काट करके ले जा रहा था, कोई वृक्ष के शाखा को ले जा रहा था। और जब राजकुमार और साहूकार उस शहर में पहुंचे, राजा गिलंद के शहर में आए, तो वहां पूछने लगे कि हमें यहां कुछ काम करना है, क्या हमें काम मिलेगा? तुम ये वृक्ष कहां से ला रहे हो काट के? तो कुछ मजदूर कहने लगे कि हमारे महाराज राजा गिलंद बड़े दयालु हैं, उन्होंने अपने महल को तोड़वाना आरंभ कर दिया है और अपने बाग को कटवा रहे हैं। राजा का लड़का कहने लगा कि बाग को यदि कोई राजा कटवा रहा है और किले को तोड़वा रहा है तो अवश्य कोई ना कोई रहस्य है। साहूकार के पुत्र से राजा का पुत्र कहने लगा, राजकुमार, कि देखिए साहूकार, तुम्हारी पत्नी इसी महाराज के पास आ गई है और वो पतिव्रता है, उसने अपने बचाव के लिए राजा से ये शर्त रखी है कि नहीं, यह नहीं आ सकती,
तो राजा कहने लगा, राजा का पुत्र, कि चलो इनसे पूछते हैं। तो जो एक वृक्ष को काट करके ला रहा था उससे राजकुमार पूछने लगा कि तुम्हारा महाराज क्या पागल हो गया है जो बाग को कटवा रहा है? इतने सुंदर फल लगे हुए हैं और इतना सुंदर भव्य किला बना हुआ है, उसको तोड़वा रहा है, क्या बात है? तो वो मजदूर कहने लगे, वो सेवक कहने लगे कि एक परम सुंदर नारी कहीं से चल करके आ गई है और उस स्त्री की शर्त है कि राजा इस बाग को काट देगा, दूसरा किला बना देगा और इस बाग को काट करके नए वृक्ष लगा करके फल लग जाएंगे, तब वो उसकी रानी बन जाएगी। तो राजकुमार उस साहूकार से कहने लगे कि साहूकार, तुम जानते हो कि अवश्य वो तुम्हारी ही पत्नी है, कोई और नहीं है। साहूकार का पुत्र कहने लगा कि महाराज इसका पता लगेगा कैसे? कि चलो देखते हैं। दोनों महाराज गिलंद के यहां नौकरी करेंगे। नौकरी करने के उद्देश्य से राजकुमार और साहूकार पुत्र दोनों महाराज के वहां पहुंच जाते हैं। राजा का पुत्र कहने लगा कि देखिए साहूकार, तुम तो इस बगीचे पर नौकरी करो और मैं राजा के महल पर करूंगा, कहीं ना कहीं तो हमें तुम्हारी पत्नी मिलेगी और जहां भी मिले मुझे आप बताना। देखिए श्रोताओं, बाग काटने के स्थान पर तो साहूकार का पुत्र लग जाता है, वहां का जो मैनेजर था उसके पास पहुंच जाता है और उससे कहने लगा मुझे मजदूरी करनी है। तो मैनेजर कहने लगा, वो इंचार्ज कहने लगा कि हमारे यहां मजदूरी की क्या कमी है, महाराज का बाग कट रहा है, इसमें आप नौकरी कर सकते हैं। और जो राजा का लड़का था वो महल को तोड़वाने वाले स्थान पर लग जाता है। दोनों राजा के यहां मजदूरी कर रहे हैं। राजा का लड़का पानी भर के लाता है, कंधाओं पर रख करके, सिर पर रख करके, कभी पत्थर लाता है, कभी किले को तोड़ रहा है, कभी परात सिर पर रखता है, समय की बात। और जो साहूकार का पुत्र था वो भी कुल्हाड़ी चलाते चलाते उसके हाथों में भी छाले पड़ गए। एक दिन शाम का वक्त था, साहूकार का पुत्र और राजा का पुत्र दोनों मजदूरी करने के बाद बैठे हुए थे उसी भगवान शिव के मंदिर के आसपास। और तभी वो साहूकार की पत्नी राजा गिलंद के साथ रथ में बैठ करके उस मंदिर पर आती है, भगवान शिव के मंदिर पर। राजा गिलंद कहने लगे उस साहूकार की पत्नी से कि देखो हम चौसर का खेल खेलेंगे। साहूकार की पत्नी कहने लगी ठीक है, कोई बात नहीं है, चौसर का खेल खेलिए। साहूकार की पत्नी और राजा गिलंद चौसर का खेल खेल रहे हैं और उस साहूकार के पुत्र का ध्यान अपनी पत्नी पर गया। तो राजा के पुत्र से कहने लगा कि राजकुमार ये मेरी पत्नी है, कि तुमने पहचान लिया? कि अवश्य। तो राजा का लड़का उस साहूकार की पत्नी से जो चौसर खेल रही थी उससे सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझाऊं, इसका ध्यान कैसे आकर्षित करूं अपनी तरफ। तो वो राजा का पुत्र एक दोहा के माध्यम से कह रहा है उस साहूकार के पुत्र से, और उससे कहने लगा कि मसकन कंधा छिल गई, उड़े मूड़ के बार, अब के लज्जा राख दे तो सुमरंगो बारंबार। उस साहूकार की पत्नी से कह रहा है कि हे साहूकार की पत्नी, पानी की मसक पर पानी लाते, मसक होता है पानी का पात्र, पानी ढोते ढोते मेरे कंधे छिल गए हैं, मेरे सिर के बार बजरी गिट्टी और मसाला ढोते ढोते उड़ गए हैं। तू अब की बार हमारी शर्म को रख दे, हमारी लाज को रख दे, हम तेरा एहसान नहीं भूलेंगे। साहूकार की पत्नी ने जब वो बात सुनी तो वो समझ जाती है कि ये मेरे पति के साथ है और इसका मित्र है, परंतु वो कहे कैसे, क्योंकि वो तो राजा गिलंद के पास थी, चौसर खेल रही थी। तो वो कहने लगी, वो भी जवाब दे रही है साहूकार की पत्नी भी, कि जब से लज्जा कहाँ गई, छोड़ी बिकट उजार, पाले परी गिलंद के मेरी राम लगावे पार।
कि जब से जो तुम्हारी शर्म थी, लाज थी, वो कहां चली गई? तुमने मुझे सुनसान वन में छोड़वा दिया। अब तो मैं राजा गिलंद के चंगुल में फंस गई। ईश्वर ही पार लगा सकता है। इसने मेरे कहने से मुझे प्राप्त करने के लिए अपना बाग कटवा दिया है। राजा गिलंद ने जब उसकी बात सुनी तो राजा गिलंद साहूकार की पत्नी से कहने लगा, क्या कह रही है तू? तो वो कह रही है, साहू उसको समझाने के लिए दिमाग था उसमें कि महाराज मेरी एक गोटी तुम्हारी गोटों के बीच में फंस गई। मैं इस गोट से कह रही हूं कि तू बहुत घोर संकट में फंस गई है, विकट संकट में फंस गई है, महाराज गिलंद के चंगुल में फंस गई है, अब कैसे निकलेगी? राजा गिलंद हंस जाते हैं, कहने लगे, वाह वाकई में तुम तो बुद्धिमान हो। देखिए श्रोताओं, धीरे धीरे समय निकलता रहा और राजा का पुत्र और साहूकार का पुत्र वही बेलदारी करते रहे, मजदूरी करते रहे। जब मजदूरी करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया तो एक राजा की, जो राजा गिलंद था, उसकी पुत्री थी और उसका नाम था रूपवती। रूपवती बड़ी सुंदर थी और 17-18 वर्ष की युवती थी, विवाह के योग्य हो गई थी। तो एक दिन राजकुमार पानी लेकर के जा रहे थे तो उस पर उस रूपवती की नजर पड़ जाती है। रूपवती ने राजकुमार को देखा, साहूकार के मित्र को, तो सोचने लगी कि ये कितना सुंदर लड़का है, ये तो किसी राजा का पुत्र होना चाहिए था, ये तो मेरी पसंद आ गया। राजकुमारी मन में विचार कर रही है, कितना खूबसूरत है। और देखिए श्रोताओं, राजकुमारी उस लड़के पर आसक्त हो जाती है। राजा का लड़का भी यही चाहता था कि राजकुमारी मेरी चंगुल में फंसे। राजा का पुत्र भी उस राजकुमारी को चाहने लगा, उसे फंसाने लगा अपने जाल में, और धीरे धीरे राजकुमारी उस राजकुमार के जाल में फंस जाती है। राजा गिलंद की पुत्री, राजा गिलंद की पुत्री राजकुमार के चंगुल में फंस गई। तो राजकुमार से राजा गिलंद की पुत्री कहने लगी कि तुम कौन हो कि मैं राजा का पुत्र हूं, और यहां कैसे कि यहां मेरे देश में अकाल पड़ गया था, इसलिए तुम्हारे पिता के यहां मजदूरी करने आया हूं। राजकुमारी कहने लगी, यदि तुम मुझसे विवाह कर लो तो मैं तुम्हारी मजदूरी आज ही छुड़वा दूंगी। राजा का लड़का कहने लगा, जरूर, यदि तुम कह रही हो तो मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि राजा का लड़का उस समय अपने मित्र की पत्नी थी, उसको राजा के चंगुल से निकालना चाहता था। देखिए श्रोताओं, राजकुमारी रूपवती कोप भवन में चली जाती है और खटपाटी लेकर के गिर जाती है। राजा गिलंद को इस बात की सूचना पहुंची कि राजकुमारी कोप भवन में पड़ी हुई है। राजा गिलंद कहने लगे कि मेरी पुत्री से किसी ने कुछ कहने का दुस्साहस किया होगा तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसा सोच करके राजा गिलंद कोप भवन में पहुंचते हैं और अपनी पुत्री से पूछने लगे। स्वयं उनकी महारानी भी साथ थी कि बेटी क्या हुआ। तो राजा गिलंद से उसकी पुत्री रूपवती कहने लगी कि महाराज, मैं जो राजकुमार है यहां हमारे यहां नौकरी करता है, उसके राज्य में अकाल पड़ गया है, उसके साथ विवाह करना चाहती हूं। मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, यदि तुमने मेरा विवाह उसके साथ नहीं किया तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगी। राजा गिलंद कहने लगे, बेटी यदि राजा का पुत्र है तो कोई बात नहीं है, उसके साथ हम तेरा विवाह संपन्न करा देंगे। देखिए श्रोताओं, राजा ने उस राजकुमार को बुलाया जो साहूकार का मित्र था। उसको बुला करके उससे पूछा कि तुम किस देश के हो। तो उन्होंने बता दिया कि मैं कुसुम नगर के राजा कुसुम सिंह का पुत्र हूं। मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल के कारण मैं तुम्हारे यहां मजदूरी कर रहा हूं। राजा गिलंद कहने लगा, बेटे क्या तुम्हें हमारी पुत्री का विवाह प्रस्ताव स्वीकार है? तो राजकुमार कहने लगा, महाराज मैं आपके आदेश को कैसे टाल सकता हूं। तो राजा गिलंद कहने लगा, बेटे ठीक है। तो देखिए श्रोताओं, राजा गिलंद ने अपनी पुत्री का विवाह उस राजकुमार के साथ संपन्न करा दिया।
अब तो राजकुमार बड़े आराम से राजमहल में एक बहुत सुंदर कक्ष में रहने लगा, क्योंकि उसका विवाह तो राजकुमारी के साथ हो गया जो राजा गिलंद की पुत्री थी, और साहूकार का लड़का बेलदारी कर रहा है। धीरे धीरे और समय निकला, तब तक राजा का किला बनना आरंभ हो गया, और जो वृक्ष थे काट करके समाप्त हो गए, वहां वृक्ष लगा दिए गए और नए वृक्ष उग आए। अब एक दिन साहूकार का लड़का राजा के लड़के से कहने लगा कि राजकुमार, बेलदारी करते करते बहुत लंबा समय हो गया, क्या किया जाए, मैं परेशान हो चुका हूं। राजा का लड़का कहने लगा कि चुपचाप रहे, मैं जब तक तुम्हारी पत्नी को इस राजा के चंगुल से नहीं छुड़ा लेता हूं, तब तक तुम्हें बेलदारी ही करनी पड़ेगी, इस बात की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। देखिए श्रोताओ, राजा का पुत्र जब महीने 2 महीने का समय बीत गया तो उस राजकुमारी से कहने लगा, रूपवती से, राजा गिलंद की पुत्री से, कि हे राजकुमारी, मुझे ये बताओ कि मेरे मित्र की पत्नी तुम्हारी क्या लगेगी। कि महाराज क्या कहना चाहते हैं कि मेरा एक मित्र है और उसकी पत्नी है, उससे तुम्हारा क्या रिश्ता होगा, कि बहन का रिश्ता होगा। जब तुम्हारा मित्र है और उसकी पत्नी है तो मेरी बहन लगेगी। तो एक बात बता राजकुमारी, तुम्हारे पिता ने जो ये पत्नी है, जिसको पत्नी बनाना चाहता है, महारानी बनाना चाहता है, और जिसके पीछे ये बगीचा कटवाया है, वो तो मेरे मित्र साहूकार के पुत्र की पत्नी है, और वह मार्ग भटक करके इधर चली आई और तुम्हारे पिताजी ने उसे अपने चंगुल में फंसा लिया। बता राजकुमारी, क्या ये सही है। राजकुमारी राजकुमार से कहने लगी अपने पति से कि महाराज ये सरासर गलत है, और यदि ऐसी बात है तो मैं कल ही पिताजी को महलों में बुलवाती हूं और उनसे तुम्हारे मित्र की पत्नी को दिला देती हूं। देखिए श्रोताओं, ध्यान से सुनिए। अब दूसरे दिन राजकुमारी फिर कोप भवन में चली जाती है, और जब राजकुमारी कोप भवन में गई तो उसकी सूचना दास दासियों ने महाराज गिलंद के पास पहुंचाई कि महाराज, तुम्हारी पुत्री रूपवती फिर कोप भवन में चली गई है, क्रोधित है और कोप भवन में पड़ी हुई है। हमने उसे मनाने की कोशिश की लेकिन नहीं मानी। तुम्हारे दामाद राजकुमार ने उसे मनाने का प्रयास किया लेकिन नहीं मानी, वो तो महाराज को बुलाना चाहती है। राजा गिलंद कहने लगा कि चलो हम आते हैं, क्या बात है, पुत्री है, कुछ कमी आ गई होगी, कुछ मांग रही होगी। देखिए श्रोताओं, राजा गिलंद अपनी पत्नी के साथ और जो बनिया की, जो साहूकार की पत्नी थी, उसे भी साथ लेकर के राजकुमारी के कोप भवन की तरफ चल देता है। कोप भवन में जब राजा गिलंद आया तो राजकुमारी से कहने लगा, बेटी, किसी ने यदि हाथ किया हो तेरी तरफ, उंगली की हो तो हाथ को कटवा दूंगा, यदि आंख निकाली हो तो गर्दन को उड़वा दूंगा, बता क्या बात है। राजकुमारी कहने लगी, पिताजी कोई बात नहीं है, किसी ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा है, परंतु मैं तुमसे एक बात जानना चाहती हूं। कि कहो बेटी, क्या बात है। कि मेरे पति का मित्र है, उसकी पत्नी तुम्हारी क्या लगेगी। राजा का लड़का कहने लगा कि तुम्हारे पति का मित्र और उसकी पत्नी तो मेरी पुत्री लगेगी, जैसी तुम पुत्री हो वैसी ही वो पुत्री लगेगी। तो राजा कहने लगा, जैसी तुम पुत्री हो ठीक उसी प्रकार की पुत्री लगेगी। तुम तो पाप की पुत्री हो लेकिन वो धर्म की पुत्री लगेगी। बेटी, तुम क्या पूछना चाहती हो। तो राजा की लड़की रूपवती महाराज गिलंद से कहने लगी कि महाराज, तुम जानते हो जिस के ऊपर तुमने ये महल तोड़वाया है, ये बाग कटवाया है, वो कौन है। कि बेटी मैं नहीं जानता, कि वो मेरे पति के मित्र साहूकार की पत्नी है, और वो मार्ग भटक करके हमारे राज्य में आ गई और आप उसे पत्नी बनाना चाहते हैं। अब तो राजा गिलंद के होश उड़ गए। राजा गिलंद और वो साहूकार की पत्नी, वो तो ये चाहती ही थी। साहूकार की पत्नी कहने लगी कि हाँ महाराज, ये राजकुमार मेरे पति के मित्र हैं,
कि तुम्हारा पति कहाँ है, उसे बुलाओ। तो उस साहूकार के पुत्र को, जो बगीचे में पेड़ों में पानी दे रहा था, वृक्षों में पानी देने पर लगा हुआ था, गड्ढे खोद रहा था, उसे बुलाया। और जब महल में वो पहुंचा साहूकार का पुत्र, तो समझ जाता है कि राजा के लड़के ने मेरा काम सही कर दिया है, मेरी पत्नी को इसके चंगुल से मुक्त करा लिया है। देख करके कि ये मेरा मित्र है महाराज गिलंद। राजा गिलंद कहने लगे कि पुत्री, जैसी तू पुत्री है ऐसी ही पुत्री ये साहूकार की पत्नी है। और राजा उदास हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर उसने बगीचा कटवा दिया, महल तोड़वा दिया, और वही पत्नी अब उसके पास नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो साहूकार की पत्नी थी। तो देखिए श्रोताओं, राजकुमारी अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, अब इसे सम्मान सहित हमारे पति के मित्र को सौंप दीजिए। अब ये तुम्हारी पुत्री है और इसे मेरे समान सम्मान दीजिए। जैसे मैं तुम्हारी पुत्री हूं ऐसी ही ये पुत्री है। इससे गलती क्षमा मांगिए कि पुत्री, मैंने पाप के बस ज्ञान नहीं था, इसलिए तुझे पत्नी बनाने की कोशिश की। देखिए श्रोताओं, राजा उस साहूकार की पत्नी से माफी मांगता है और राजकुमारी और राजकुमार महाराज गिलंद से कहने लगे कि हे राजन, अब हम अपने देश को जाएंगे, अब हम कुसुमपुर को जाना चाहते हैं। राजा गिलंद सम्मान सहित राजकुमार को और साहूकार की पत्नी को और साहूकार के पुत्र को विदा कर देते हैं और साहूकार की पत्नी की तरफ देखते रहते हैं कि इसने मेरा संपूर्ण विनाश कर दिया। राजकुमारी अपने पिता की ऐसी हालत देख करके कहने लगी कि हे महाराज, विद्वानों ने सही कहा है कि जो पराई स्त्री पर नजर रखता है उसका हाल तुम्हारा सा होता है। तुम तो एक महाराज थे, एक स्त्री के जाल में फंस गए, एक स्त्री को प्राप्त करने के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया। परंतु कोई बात नहीं है पिताजी, आप ये दुर्ग निर्माण कर लीजिए, ये बगीचा भी सही हो जाएगा, लेकिन आगे भविष्य में ये ध्यान रखना कि किसी स्त्री के मोह में फंस करके इतना बड़ा नुकसान करे तो सोचिए राजन क्या होगा। राजा गिलंद अपनी पुत्री से और अपने पुत्र, अपने दामाद से क्षमा मांगता है और वापस अपने नगर के लिए लौट आता है। और इधर राजकुमार साहूकार की पत्नी को और राजकुमारी रूपवती को साथ लेकर के अपने नगर के लिए चल देता है और अपने नगर कुसुमपुर आ जाता है। तो देखिए श्रोताओं, ये थी हमारी आज की कहानी और इस कहानी का जो मूल भाव है वो यही है कि जो पराई स्त्री पर नजर डालते हैं उनका हाल ऐसा ही होता है जैसा राजा गिलंद का हुआ था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना भी ना भूलें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसी के साथ आप सभी से देता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। जय हिंद, जय भारत।